अब हम बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा साधनों की। सुरक्षा मानव जीवन का सबसे पहला और सबसे मुख्य कंसर्न होता है। कोई भी कार्य यदि उसके लिए निर्धारित सुरक्षा साधनों के बिना किया जाए तो उसका अंजाम या उसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं हो सकता है। खासकर जब कार्य बिजली से संबंधित हो तब सुरक्षा उपचार और सुरक्षा साधन को अपनाना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी किसी आदमी को रीटेक का अवसर प्रदान नहीं करती है। इसलिए बिजली से संबंधित कार्य करते समय सुरक्षा साधनों को अपनाना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए हमें पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किसी कार्य विशेष को करने के लिए उसके लिए कौन कौन से निर्धारित प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन से सुरक्षा उपाय हैं जो हमें उस कार्य को करने के लिए विशेष तौर से अपनाने की आवश्यकता है। तो कुछ सामान्य सुरक्षा उपाय उसके बारे में बात करते हैं। बिजली से संबंधित कार्य करने के लिए सबसे जरूरी सुरक्षा उपाय है कि हमेशा अलर्ट होकर कार्य किया जाए। अपने कार्य पर पूरा ध्यान, पूरा विजन फोकस हो, तभी हम उस कार्य को सही ढंग से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमेशा अपने कार्य में प्रयोग होने वाले उपयुक्त औजार का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारे औजार सही माप, सही प्रकृति के होंगे तो हमारा कार्य बिना किसी इंजरी, बिना किसी नुकसान के संपन्न होगा। अगर औजार के अंदर कोई डिफेक्ट्स होगा, औजार प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारे कार्य के ऊपर उसका उल्टा असर पड़ेगा, हमारी वर्कमैनशिप अच्छी नहीं होगी। जिस कार्य के लिए जो औजार निर्धारित है उस काम के लिए वही औजार प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी जगह, किसी लकड़ी में, किसी दीवार में कील ठोकने के लिए अगर हथौड़े का प्रयोग निर्धारित है तो उसकी जगह प्लायर या दूसरा कोई औजार प्रयोग करके कील ठोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे ना तो कार्य सही होगा और हमें चोट लगने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए निर्धारित काम के लिए निर्धारित औजार ही प्रयोग करना चाहिए। मशीन्स के ऊपर कार्य करते समय उनके लिए आवश्यक सुरक्षा अर्थिंग इंश्योर करनी चाहिए। यदि मशीन में प्रॉपर अर्थिंग होगी तो उस पर कार्य करने वाला ऑपरेटर निश्चिंत होकर कार्य कर सकता है और अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे सकता है। यदि मशीन सिंगल फेज से ऑपरेट होने वाली है तो उसे सिंगल अर्थ की आवश्यकता रहती है, और यदि मशीन 3 फेज से चलने वाली है तो उसके लिए डबल अर्थिंग का होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो कभी भी उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। ध्यान आकर्षित होने से जैसे ही व्यक्ति का ध्यान कार्य से दूसरी तरफ को बढ़ता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कभी भी वर्कशॉप के अंदर या शॉप फ्लोर के अंदर अजीबोगरीब तरह की हरकतें, आवाजें आदि नहीं करनी चाहिए जिससे वहां काम करने वाले व्यक्ति का ध्यान दूसरी तरफ खींचे। जैसे ही व्यक्ति का ध्यान अपने कार्य से क्षण भर के लिए भी हटता है तो दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र, जिस एरिया में हम कार्य करें वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस उपयुक्त होनी चाहिए। जैसे वहाँ पर लाइट की सही व्यवस्था होनी चाहिए, चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए उपयुक्त स्पेसिंग होनी चाहिए। जगह के अभाव में यदि व्यक्ति को मूवमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होगा तो वो किसी मशीन की चपेट में आ सकता है या कोई और दुर्घटना का कारण बन सकता है। यदि हम और सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें तो उसके लिए हमें कार्य को अलग अलग कार्य के आधार पर सेफ्टी प्रिकॉशंस को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्य के लिए उससे संबंधित कुछ अलग तरह के प्रिकॉशंस निर्धारित होते हैं। जैसे अगर हम सामान्य प्रिकॉशंस की बात करें या हम किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करने की बात करें तो वहाँ के लिए कुछ निर्धारित प्रिकॉशंस होते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन को वर्कशॉप के अलावा कभी कभी फील्ड में, कभी ओवरहेड लाइंस पर या कभी बैटरी चार्जिंग आदि का काम भी करना पड़ सकता है। यदि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हमें वर्कशॉप के अंदर कार्य करना होता है। वर्कशॉप के अंदर कार्य करते समय हमें कुछ खास किस्म के प्रिकॉशंस अपनाने की आवश्यकता होती है, जो इस तरह से हो सकते हैं। सर्वप्रथम हमारा शॉप फ्लोर एरिया, हमारा कार्य क्षेत्र जहाँ पर हम
अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी किसी रिपेयर के कार्य को अंजाम देते हैं वो साफ सुथरा रहना चाहिए। हमारे आवाजाही वाला रास्ता, हमारा पूरा शॉप फ्लोर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उस पर किसी तरह का कोई ग्रीस, तेल आदि या स्लिपरी पदार्थ नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी कोई वस्तु फ्लोर पर पड़ी होगी तो आते जाते हमारे पाँव के स्लिप होने से चोट लगने का कारण बन सकती है। इसके अलावा वर्कशॉप में हमारे ड्रेस, एक प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। कोई ढीले ढाले कपड़े, हाथ में किसी तरह की कोई अंगूठी या कोई चैन आदि पहनकर हमें कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी वर्कशॉप में या हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई घूमने वाली मशीनरी कभी भी उन ढीले कपड़ों को अपनी चपेट में ले सकती है और एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। कोई भी मूविंग मशीनरी जिसमें कोई घूमने वाला भाग हो, उसके बेल्ट को एक बेल्ट कवर द्वारा कवरिंग प्रदान की होनी चाहिए, ताकि आसानी से हमारा कोई बॉडी पार्ट या हमारा कपड़ा उसमें फंस ना सके और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा वर्कशॉप के अंदर पूरी पावर कंट्रोल और मशीन का कंट्रोल सर्किट वर्कशॉप के अंदर कार्य करने वाले सभी लोगों को पता होना चाहिए। सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वर्कशॉप के अंदर मेन पावर कहां से और किस तरह से बंद की जा सकती है। यदि किसी दुर्घटना की स्थिति में, आपात स्थिति में अचानक लाइट बंद करने की नौबत आए तो कोई भी व्यक्ति उसको ऑफ कर सके। मेन स्विच संभवतः एंट्रेंस के नज़दीक स्थापित करना चाहिए और वह आसानी से जमीन पर खड़े होकर ही ऑपरेट होने की अवस्था में होना चाहिए। यदि हम मेन स्विच की ऊंचाई इतनी ऊंची कर दें कि उस तक पहुंचने के लिए किसी ड्रम, टेबल या लैडर का सहारा लेना पड़ता हो, तो आपात स्थिति में उसे जल्दी से बंद कर पाना संभव नहीं रहेगा। इसलिए इन चीज़ों को पहले से निर्धारित करके ही स्थापित करना चाहिए। मशीन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रयोग करने चाहिए, ताकि आसानी से किसी दुर्घटना का कारण न बने। वर्कशॉप के अलावा एक इलेक्ट्रीशियन को कभी कभी ओवरहेड लाइंस पर भी कार्य करना पड़ता है। ओवरहेड लाइन पर काम करने के लिए सबसे जरूरी है कि लाइन पर काम शुरू करने से पहले व्यक्ति ट्रांसफार्मर से उस लाइन को स्विच ऑफ करे। स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑफ कर देने तक ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है। वहाँ से फ्यूज निकालकर अपने साथ रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति आकर दोबारा से स्विच को ऑन भी कर सकता है। फ्यूज अपने साथ निकालने के बाद वहाँ पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए जिस पर मैन एट वर्क अर्थात आदमी काम पर है लिखा हो। वो बोर्ड उस ट्रांसफार्मर के ऊपर चिपका देना चाहिए। उसके पश्चात ही लाइन पर कार्य करने जाना चाहिए। लाइन पर काम करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए और सीढ़ी को पकड़ने के लिए कोई दूसरा साथी, कुली या हेल्पर अवश्य होना चाहिए। जब हम लाइन पर काम करने के लिए पोल पर चढ़ते हैं तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और कोई भी औजार तारों पर टांग कर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा हमारी मदद के लिए गए हुए हमारे दूसरे हेल्पर साथी को वो औजार गिरकर चोट पहुंचा सकता है। लाइन पर कार्य शुरू करने से पहले लाइन को पोल के दोनों तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर अर्थिंग चैन द्वारा शॉर्ट करके अर्थ कर देना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई संभावना ना बचे कि किसी तरफ से लाइन में रिवर्स सप्लाई आए या कोई आदमी लाइन को चालू कर दे तो हमें किसी तरह का कोई खतरा पैदा हो। सेफ्टी बेल्ट के प्रयोग के करने से हमारे लिए दोनों हाथ सुचारू रूप से काम करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा बिना सेफ्टी बेल्ट से जब हम कार्य करते हैं तो एक हाथ से हमें पोल को होल्ड करना पड़ता है और दूसरे हाथ से हम एक हाथ से जब कार्य करते हैं तो वह कार्य मजबूत भी नहीं होता है और उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। इसलिए सेफ्टी बेल्ट बांधकर हम दोनों हाथ से कार्य को मजबूत कर सकते हैं, मजबूती के साथ अंजाम दे सकते हैं और कार्य जल्दी भी पूरा हो जाएगा। एक बार कार्य पूरा करने के बाद उसे रीचेक करना जरूरी है और रीचेक करके जब हम पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं कि अब कार्य अच्छे ढंग से संपन्न हो चुका है, उसके बाद नीचे उतरकर ट्रांसफार्मर पे जाकर वहाँ लगे उस मैन नेटवर्क बोर्ड को हटाकर लाइन को ऑन करना चाहिए। लाइन को कभी भी एकदम से ऑन नहीं कर देना चाहिए, उसे एक बार ऑन करके तुरंत बंद करें और 2-3 बार ऐसा करने के बाद ही लाइन को चालू करें। ऐसा इसलिए जरूरी हो जाता है
क्योंकि लाइन बंद देखकर कई बार कोई दूसरा व्यक्ति भी उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। तो अगर हम एकदम से लाइन ऑन कर देंगे तो दूसरी जगह कार्य करने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए लाइन को पहले एक बार ऑन करके ऑफ किया जाए और उसके बाद ही ऑन करें। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कभी कभी बैटरी चार्जिंग रूम में भी कार्य करना होता है। बैटरी चार्जिंग रूम के अंदर कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारा बैटरी चार्जिंग रूम खुला, हवादार, वेंटिलेटेड होना चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी चिंगारी आदि नहीं लेकर जानी चाहिए। बैटरी चार्जिंग रूम के अंदर किसी प्रकार का धूम्रपान, किसी तरह की कोई फ्लेम आदि लेकर नहीं जानी चाहिए। बैटरी चार्जिंग करते समय बैटरी चार्जर के साथ टर्मिनल्स की पोलैरिटी ध्यान में रखते हुए कनेक्ट करना चाहिए। जिस क्षमता के लिए बैटरी मैन्युफैक्चर की गई है उसी करंट रेटिंग पर बैटरी को चार्ज करना चाहिए। बैटरी से जल्दी चार्जिंग प्राप्त करने के लिए ओवर करंट से उसे चार्ज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बैटरी चार्जिंग करते समय उसके वेंट प्लग्स खोल देने चाहिए ताकि उससे निकलने वाली गैसेज बाहर जा सकें। बैटरी चार्जिंग के दौरान बैटरी से निकलने वाली गैसेज काफ़ी एक्सप्लोसिव नेचर की होती हैं, इसलिए बैटरी चार्जिंग रूम हवादार होना चाहिए ताकि वो गैसेज बाहर निकल सकें। बैटरी चार्जिंग रूम के अंदर लगातार ऑपरेटर बैठा नहीं रहना चाहिए, अन्यथा बैटरी चार्जिंग के दौरान निकलने वाली गैसेज से उसे बेहोशी अथवा मूर्छा की अवस्था भी आ सकती है। बैटरी को यदि काफ़ी समय तक बिना यूज़ के ही रखना हो तो उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसे ट्रिकल चार्ज पर लगाकर छोड़ना चाहिए। किसी भी बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में लंबे समय तक रखने से वो बैटरी सदा के लिए खराब हो सकती है। इन प्रिकॉशंस को अपनाते हुए यदि हम बैटरी चार्जिंग करते हैं या बैटरी का रख रखाव करते हैं तो बैटरी से हमें ज़्यादा दक्षता मिल सकती है, बैटरी की लाइफ लंबी हो सकती है। कुछ सामान्य प्रिकॉशंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिनका ध्यान रखकर इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम करने वाला व्यक्ति अपनी तथा मशीन की और दूसरे साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। जो भी लाइव वायर हो वो हमेशा कंट्रोलिंग यूनिट के थ्रू कंट्रोल होनी चाहिए। किसी स्विच, किसी मेन स्विच, एमसीबी आदि के द्वारा ही लाइव वायर को नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा करने से जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे पूरे डिवाइस से लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है। यदि हम स्विच का प्रयोग फेज वायर पर ना करके न्यूट्रल वायर पर करते हैं तो स्विच ऑफ करने से पॉइंट तो कार्य करना बंद कर देता है लेकिन उसमें फेज या सप्लाई अवेलेबल होती है, और इस अवस्था में यदि व्यक्ति उस पॉइंट पर जाकर कार्य करने लगे तो उसे करंट लगने की पूरी संभावना रहती है। सदैव अलर्ट रहकर ही कार्य करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वर्कशॉप में या हमारे कार्य क्षेत्र में यदि हमें कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई लूज पॉइंट, कोई नंगी वायर या कोई एबनॉर्मल पोजीशन नज़र आती है तो उसे तुरंत उसी टाइम रेक्टिफाई करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी सारे काम उस व्यक्ति के ही दायरे में नहीं होते हैं, इसलिए यदि इस तरह की कोई संभावना हमें नज़र आए तो हमें तुरंत अपने से सीनियर या उस कार्य की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को उसकी जानकारी देनी चाहिए। सर्किट में लगने वाले फ्यूज की क्षमता उस सर्किट के करंट के अनुसार निश्चित रहनी चाहिए, अन्यथा उस फ्यूज को लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है। यदि सर्किट के करंट के मान से फ्यूज की रेटिंग अधिक लगा दी जाए तो फ्यूज सुरक्षा का काम नहीं कर पाएगा, पूरी वायरिंग या पूरी इंस्टॉलेशन डैमेज हो सकती है। इसके अलावा हमारे कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिहाज से वहाँ के लिए निर्धारित फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर कार्य करने वाले लगभग सभी व्यक्तियों को उसे ऑपरेट करने का तरीका जरूरी मालूम हो। बिजली से यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो कभी भी उस पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके लिए निर्धारित विशेष फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो बिजली की आग के लिए हमेशा सैंड का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही बिजली से संबंधित कोई आग की जानकारी मिले सबसे पहले मेन स्विच बंद करना चाहिए
और उसके बाद ही उसे बुझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आग बुझाना हमारे दायरे में ना हो, हमारी पहुँच में ना हो, तो कम से कम हम शोर मचाकर वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और बाकी साथियों को भी अलर्ट कर सकते हैं, जिससे किसी जान माल का नुकसान ना हो।